चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग ने सेल्फ इंटरेस्ट सर्ट पढ़ना चालू किया था। सेल्फ इंटरेस्ट सर्ट्स में कुछ हम लोगों ने सर्टेन थ्रेड्स पढ़ लिए हैं। लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि आपके पार्टनर्स का या आपकी ऑडिटिंग मेंबर्स का कंपनसेशन एंड इवैल्यूएशन पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। है कोई डाउट? नो सर। या वैदिक कोई डाउट है, जल्दी बताओ भाई। नो सर, नो डाउट्स। ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एक्चुअल और थ्रेट एंड लिटिगेशन भी है। लिटिगेशन का मींस जो लीगल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ना कोर्ट में, जब आप चले जाते हैं तो उसको हम लोग लिटिगेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे अगर ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में लिटिगेशन चल रहा है तो ये अपने आप में एक तरीके का जो है वो थ्रेट है। ठीक है, लिटिगेशन कुड, इन्होंने लिखा क्या है ना, एक बार वो देख लो। लिटिगेशन कुड रिप्रेजेंट अ ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड द क्लाइंट। दिस में अफेक्ट द इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑडिटर, लीड टू लिक्विडेशन ऑफ मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। अब होगा क्या कि मान लीजिए आपके बीच में लड़ाई हो गई, जब तक आप दोनों अच्छे थे तो कॉपरेशन था, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी जा रही थी बाय द मैनेजमेंट आपको, आप अपना काम अच्छे से कर रहे थे, सब चीजें ठीक थी। लेकिन जैसे ही अब आपके और उसके बीच में कोई लिटिगेशन आ गई है, मीन्स कोई डिस्प्यूट है जो कोर्ट तक पहुंच गया है, तो अब कोई कॉपरेशन नहीं है, अब सब कॉपरेशन हो गया खत्म। ठीक है, आप भी काम अच्छे से नहीं करोगे और ना ही जो है आपका क्लाइंट आपके साथ किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जो है वो कंफर्टेबल होगा, क्योंकि उसे लगेगा कोई भी इंफॉर्मेशन आप उसके अगेंस्ट में यूज ले सकते हैं। तो ये एक तरीके का सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो गया है, सर्कमस्टांस आपके यहाँ पे क्रिएट हो गया कि हम अपनी ऑडिट अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। कर पाओगे क्या अच्छे से ऑडिट परफॉर्म आप? विल द क्वालिटी ऑफ द ऑडिटेड विल बी गोइंग टू बी गुड इन दिस सिनेरियो, जो स्टैंडर्ड्स पे होनी चाहिए थी? नो सर। ठीक है, अब लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे हमको थ्रेड्स के अगेंस्ट में भी कुछ सेफगार्ड्स दिए हैं। इन्होंने बोला कि भाई देखो, थ्रेट आपका है, लेकिन ये थ्रेट जो है वो कितना थ्रेड है, ठीक है, वो डिपेंड करता है मटीरियलिटी ऑफ द लिटिगेशन पे। लिटिगेशन कितनी ज्यादा मटीरियल है, छोटी है मोटी है, वो बात देखनी पड़ेगी। अगर छोटी सी कोई बात को लेकर के लिटिगेशन चल रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई बड़ा मैटर ऑफ लिटिगेशन है, हालांकि मुझे लगता है ऐसा कि ये सब बातें बोलने में ठीक लग रही है, लेकिन लिटिगेशन अगर आ गया तो बड़ी बात ही होगी। आप कोर्ट तक यूं नहीं जाने वाले ना, जब बात बड़ी होगी तभी तो कोर्ट तक जाओगे, यस और नो? यस सर। ठीक है, वैसे आप जाने वाले नहीं हो, बट फिर भी इन्होंने एज अ फैक्टर इस चीज को बोला है कि भाई दो चीजें, एक तो देखिए कि भाई मटीरियलिटी क्या है लिटिगेशन का, कितना मटीरियल पॉइंट है, और दूसरा इन लोगों ने भी बोला है कि भाई जो आपका लिटिगेशन है वेदर इट रिलेट्स टू द प्रीवियस अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो मैं जो प्रीवियस अश्योरेंस एंगेजमेंट से मतलब है कि भी यहाँ पे आपका और उसका जो विवाद चल रहा है, जो डिस्प्यूट चल रहा है, वो उसी हमारी एंगेजमेंट को लेकर के ही चल रहा है। जो काम हमने पहले ही किया, लास्ट ईयर किया, उसको लेकर के कोई डिस्प्यूट यहाँ पर चल रहा है। तो ये दो फैक्टर्स आपको देखने हैं, अगर वो मटेरियल है, अगर आपका डिस्प्यूट यहाँ पे जो है वो प्रीवियस अश्योरेंस एंगेजमेंट को लेकर के, तो फिर ये सिग्निफिकेंट लिटिगेशन कंसीडर करी जाएगी। It may be possible to continue other assurance engagement depending upon the significance of the threat by discussing the matter with the client. If the litigation involved an individual, removing that individual from the engagement. अब इन्होंने बोला है कि देखो, जरूरी नहीं है पूरी फर्म के साथ ही लिटिगेशन, हो सकता है कि भाई आपकी फर्म में कोई पार्टनर है जिसके साथ ये लिटिगेशन चल रही है, या आपका टीम मेंबर है जो जिसके साथ लिटिगेशन चल रही है, तो हम इनको रिमूव कर सकते हैं टीम से, ताकि यहाँ पे वापस बैक टू ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस आ जाए। तो रिमूव कर सकते हो आप उस इंडिविजुअल को, और अप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करके करके काम का रिव्यू कराया जा सकता है। सो दीज आर दी सेफगार्ड्स। अगर आपको लगता है भाई इंडिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है
सिग्निफिक मटेरियल नहीं है, ये सब चीजें हैं, और उसके बाद अगर आप ये सब काम कर लो तो इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी ऑडिट कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, बट दे हैव क्लियरली आल्सो सेड दैट अगर इन सेफगार्ड्स को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो फर्म को ऐसे केस में विड्रॉ कर लेना चाहिए, या फिर ऐसी एंगेजमेंट को कंटिन्यू करने से मना कर देना चाहिए। ये हमारे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड पूरे खत्म हो गए यहाँ पर। क्लियर है भाई, समझ में आ गए सारे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स, यस और नो? Yes, sir. नाउ अब हमारे पास फैमिलियरिटी थ्रेड्स हैं। फैमिलियरिटी थ्रेड जनरली वो हमारे रिलेशनशिप से अराइज होते हैं। फैमिलियर, जान पहचान, अगर आपकी क्लाइंट से ज्यादा हो गई है तो दिक्कत है यहाँ पे। तो या तो उस केस में क्या होता है, जब आप किसी को बहुत अच्छे से जानने लग जाते हैं तो अब इन्होंने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं, मे बी यू बिकम टू सिंपैथेटिक और यू विल बिकम टू ट्रस्टिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें क्लाइंट पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो, यू आर प्रोफेशनल, कोई हमारे साथ कितना भी रह ले, हमको हमारा स्केप्टिज्म नहीं खोना है। मैंने स्केप्टिज्म टर्म यूज किसी के बारे में बात किया कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या होता है, पहले कभी किया है क्या, याद है? ये सुनो, नहीं किया? जल्दी, Questioning each and everything. प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के बारे में डिस्कशन किया मतलब दोनों से? नहीं किया? नहीं किया ना, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, टर्म है, इसके बारे में हम लोग वैसे आगे भी पढ़ेंगे। बट व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म? इट इज अ बिहेवियर एन एटीट्यूड ऑफ अ डाउटफुल माइंड। ठीक है, क्वेश्चनिंग माइंड, डाउटफुल माइंड। आप जब काम करेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए, आपके दिमाग में डाउट क्रिएट होना चाहिए, रीजनेबल डाउट आपको आना ही चाहिए किसी भी चीज को लेकर के, है ना? हम हर चीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखो, कई, दैट्स हाउ योर बिहेवियर इज क्रिएटेड व्हेन यू स्टार्टेड टू बिकम द प्रोफेशनल, है ना? वो बिहेवियर आपका एक टाइम पे जाकर कैसा हो जाएगा, सो आई डोंट नो, बट ये चीज आप ऑब्जर्व करेंगे। मुझे नहीं पता आप कितने प्रोफेशनल्स से आज से मिले या नहीं मिले, मिले हो? प्रोफेशनल से मिले हो? प्रोफेशनल मीन्स लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इनसे मिले हो आप लोग, ये सुनो? कभी नहीं मिले? फैमिली में कोई है? नहीं है? यस सर है। है फैमिली में? तो नहीं मिले हो तो कोई बात नहीं, फाइन। लेकिन अगर आपकी फैमिली में होगा तो आप और भी अच्छे से समझ होंगे। तो दे टेंड दे डू हैव अ सर्टेन बिहेवियर, जो आप देखोगे बड़ा ही, एक वो कहता है ना, चंड चालाक टाइप के लोग होते हैं। देखते हो कि हर चीज में ये किसी चीज पे विश्वास नहीं करेंगे, इनको हर चीज में सब समझदारी दिखानी है ना? कोई भी डिसीजन ये ऐसे नहीं लेंगे, आप इनको बेवकूफ नहीं बना सकते। वो एक पर्सन का जो है वो उसका ट्रेड बन जाता है, वो उसकी क्वालिटी बन जाती है, वो उसका बिहेवियर बन जाता है, होता है ना ऐसा? यस और नो? मुझे नहीं पता, आप लोग मिले नहीं हो तो माइट भी ये चीज ऑब्जर्व नहीं। तो अब जैसे मैं बहुत सारे एडवोकेट्स के साथ रहता हूँ, बट तो मेरे लिए ये चीज नॉर्मल है, लेकिन लोग मेरे को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। सी, क्योंकि मैं किसी के साथ ना इजीली एग्री नहीं करने वाला। मतलब अगर मेरी फैमिली में भी कुछ बात चल रही होगी ना प्रॉपर्टी, तो मैं, अंदर वो बात है कि नहीं यार, इस चीज को ऐसे करना पड़ेगा। मतलब मेरी जगह कोई कॉमन पर्सन होगा, बोलेगा हाँ कर लो ना, ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। ठीक है? तो वो बिहेवियर क्यों क्रिएट हो गया है? क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। मेरे को ये चीज सिखाई गई है कि आपके मन में डाउट्स आने चाहिए, आपके मन में क्वेश्चंस आने चाहिए। कोई चीज सीधी सीधी नहीं होती है। अगर कुछ चीजें ज्यादा सही हो रही हैं, इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे तो यही सिखाया गया। तो मेरे को अगर कोई चीज सही हो रही होगी तो मुझे लगेगा नहीं नहीं, ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना कोई पर्सन इतना सीधा नहीं होता। मेरे दिमाग में ये चीज आती है। ठीक है? तो आप भी ग्रेजुअली ऐसे ही हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आप ये चीज यहीं से सीख रहे हो। है ना भाई, समझ में आ रही है मेरी बात यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो यू विल बिकम दिस क्वेश्चनिंग पर्सन because of the study right now you are doing, and whatever things you are going to learn in the future, that it will going to shape your
बिहेवियर इट विल शेप योर एटीट्यूड। है ना, वो इंडिविजुअली भी इंसान का हो जाता है, देखो ऐसा। और वो ऐसा, देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, बट आप अपने प्रोफेशन, जैसे प्रोफेशन में होते हो आपका बिहेवियर वैसा होता है। आप पुलिस वालों को देखेंगे, उनका बिहेवियर घर में भी कंपैरेटिवली बहुत अलग तरीके का होगा। अगर कोई आर्मी के बैकग्राउंड का है, किसी के फादर आर्मी से है, तो वो उस तरीके से उनके घर में वो चीज दिखेगी, वो वैसे ही जनरली रहते होंगे। तो आप जिस तरीके के प्रोफेशन में होते हो ना, आप उस तरीके से ढल जाते हो, ये चीज होती है। चलिए, तो ये चीज मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, और हमें एक डिस्टेंस हमारे क्लाइंट से मेंटेन करना चाहिए। आप ज्यादा घुल मिल नहीं सकते उसके साथ में, क्योंकि ये एक तरह की वीकनेस है। अगर आप उसके ज्यादा करीब आ जाएंगे, ज्यादा एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लेंगे, तो माइट बी यू बिकम सम सिंपैथेटिक वाला बिहेवियर, कुछ सिंपैथी आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी, या आपके ऊपर ज्यादा, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएंगे। देखो सी फॉर एग्जाम्पल, हमें क्यों मना किया जा रहा है कि आप अपने रिलेटिव्स की कंपनीज की ऑडिट मत करो, क्योंकि हम उन पे विश्वास करते हैं। हमें लगेगा ये सही कह रहा होगा यार, ये मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। लगेगा नहीं लगेगा, हाँ या ना, यस और नो? Yes, sir. है ना, ये चीज लगेगी आप लोगों को, हाँ या ना? सबको समझ में आ रही है बात मेरी, शुभ सिमरन वैदिक बाकी? यस सर। तो इस वजह से हमको इन लोगों, पहली बात तो अपने रिलेशन में जो लोग हैं इनकी ऑडिट करनी भी नहीं चाहिए, और आपको अपने क्लाइंट से ज्यादा घुलना मिलना भी नहीं चाहिए। ये चीज इन लोगों ने समझाई है। ठीक है, अब ये कैसे क्रिएट होता है? अब इनमें ये थ्रेड, सम थिंग्स आर कंसीडर्ड एज थ्रेड। अब वो कैसे हमको बताना है, मान लीजिए लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ अ सीनियर पर्सन। अब आप अपने क्लाइंट के जो है, क्योंकि वो एक कंपनी है, तो उसमें सीनियर पोजीशन पे जो काम कर रहे लोग हैं, आप उनके साथ काफी टाइम से काम कर रहे हो। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है कि हमारे घर में लोग हैं, मेरा भाई है बचपन से, या बहन है मेरी बचपन से, या मेरा कोई दोस्त है बचपन से, तो ही उनके साथ एक अच्छा टर्म मेरा क्रिएट होगा। आप जब किसी कंपनी में, आप जब अपनी कॉर्पोरेट लाइफ चालू करेंगे, तो अगर कुछ लोगों के साथ आपने 5 6 7 ईयर्स 8 ईयर्स 9 ईयर्स तक काम कर लिया, देन अगेन अ रिलेशनशिप विल बी क्रिएटेड। है ना, आप उस पर्सन पे बहुत विश्वास करने लग जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से जान पहचान आपकी हो जाएगी। होता है भाई यहाँ पे, जैसे ऑफिस बेस्टी कह देते हैं हम तो, आजकल एक टर्म जो नई चल रही है, ऑफिस बेस्टी, सुना है? हाँ या ना? Yes, sir. ऑफिस बेस्टीज जो होते हैं, तो वो ऐसे क्रिएट हो जाता है ना। अब उनको आप बचपन से तो नहीं जानते, बस काम कर रहे थे साथ साथ, तो अच्छी दोस्ती हो गई, सब चीजें। तो अब अगर ऑडिटर किसी भी क्लाइंट के साथ एक लंबे समय से काम कर रहा है, ठीक है, उसके कंपनी है, तो उसकी भी उसके सीनियर पर्सनल्स के साथ जो है वो एक अच्छी जान पहचान डेवलप हो जाएगी। यूजिंग द सेम सीनियर पर्सनल इन एन एंगेजमेंट टीम ओवर लॉन्ग पीरियड में कॉज द ऑडिटर टू बिकम टू ट्रस्टिंग, लेस skeptical of the client, resulting in material misstatements going undetected। तो अब एक लंबे समय से अगर आपने क्लाइंट के साथ काम कर लिया, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड, तो या तो आप बहुत ज्यादा उस पर विश्वास करने में लगेंगे, विश्वास करने तो स्केप्टिज्म कम हो जाएगा, डाउट उस पर कम होगा आपको। ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट आपका अनडिटेक्टेड रह जाए, सिर्फ इस वजह से सोचो, और कोई वजह नहीं है। बस ये वजह है कि मैं उसको बहुत टाइम से जानता हूं, और मैंने मेरा वो जो एटीट्यूड था वो खो दिया उसके साथ, मेरा वो डाउटफुल, मेरा दिमाग काम ही नहीं किया कि ये सब चीजें भी हो सकती है, तो उस वजह से मैंने नेग्लिजेंटली काम करूंगा, और मटीरियल मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है, इवन इससे एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी क्रिएट होता है। तो लॉन्ग एसोसिएशन इज नॉट ओनली क्रिएटिंग अ फैमिलियरिटी थ्रेट, बट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट as a result of the individual concern about losing a long standing client। एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी क्रिएट होगा। कैसे होगा? जब आप किसी के साथ लंबे टाइम से काम कर चुके हैं, नाउ अ फियर कम्स टू योर इन योर माइंड कि भाई अगर मैं इसको कुछ ज्यादा बोलूंगा, तो हो सकता है ये मुझे छोड़ करके किसी और ऑडिटर को अपॉइंट कर ले, तो वो एक डर, उससे एक सेल्फ इंटरेस्ट रेट भी क्रिएट हो रहा है। आया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ये चीज, अब नाउ अगर किसी के साथ लंबे टाइम से काम कर लिया है, तो क्या वो थ्रेट है भी है नहीं? इट डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। नाउ सी, दीज आर द फैक्टर, द लेंथ एंड क्लोजनेस ऑफ द इंडिविजुअल रिलेशनशिप। आप कितने समय से जानते हैं, कितना क्लोज आप उसके आ चुके हैं, कितना क्लोज रिलेशनशिप आपका डेवलप हो गया है।
लेंथ ऑफ टाइम ऑन द ऑडिट टीम, कोई पर्सन हमारे पास ऑडिट टीम में कब से काम कर रहा है, हमें टाइम टू टाइम ऑडिट टीम को चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल कि भाई अभी हम लोगों की एक ऑडिट फर्म है ABNC के नाम से। ठीक है, हमारी फर्म में 5 टीम मेंबर्स हैं। तो हमें ये जो 5 टीम मेंबर्स है ना, इनको चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा इन्हीं पांचों से ही काम कराएं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टीम है A, एक टीम है B। तो आप एक काम कीजिए, एक टीम से काम करा लीजिए फॉर सर्टेन टाइम, 2-3 साल 4 साल इनसे काम करा दिया, फिर A टीम को हटा करके B टीम आप लगा दीजिए। तो ये रोटेशन आपको करते रहना चाहिए। आ रहा है समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो आप ये देखिए कि हमारी टीम में कोई काम कर रहा है, कब से कर रहा है, वो क्लाइंट के साथ कितने टाइम, कितने क्लोजली रिलेशनशिप में आ चुका है, कितनी टाइम से ऑडिट टीम पे, द एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो कितना आपको मतलब हम उस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जो हमारी टीम में लंबे समय से काम कर रहा है। ठीक है, क्लाइंट के साथ लंबे समय से काम कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल को हमको कितना डायरेक्ट करना पड़ता है, कितना सुपरवाइज करना पड़ता है, और कितना उसके काम को हम लोग रिव्यू करते हैं। सो सी फॉर एग्जाम्पल की, ठीक है ना यार, कोई पर्सन हो सकता है 8-10 साल से काम कर रहा हो, लेकिन वो काम कर रहा है, वो मेरे डायरेक्शन पे काम कर रहा है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं नहीं जानता क्लाइंट को। हो सकता है वो जो पर्सन काम कर रहा है वो जानता है क्लाइंट को, लेकिन वो क्या करेगा, उसके काम का सुपरविजन बहुत अच्छा है, उसके काम का रिव्यू बहुत अच्छा है, तो ठीक है चलेगा, थ्रेट नहीं है। आ रहा है समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? आया Yes, ना? sir. तो ये चीज, तो आप उस इंडिविजुअल को कितना डायरेक्ट कर रहे हो, कितना सुपरवाइज कर रहे हो, और कैसे क्या उसके काम का रिव्यू किया जा रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। The extent to which the individual has had the ability to influence the outcome, और वो इंडिविजुअल कितना मतलब इस पोजीशन पे, मतलब ऑडिट टीम में बात कर रहा हूँ कि ऑडिट टीम में इस क्या है, वो इस पोजीशन में है कि वो आउटकम ऑफ द ऑडिट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब ठीक है यार, आपकी टीम है, टीम में कोई छोटा सा पोस्ट पे कोई पर्सन काम कर रहा है, उसकी वजह से पूरी ऑडिट थोड़ा ना खराब हो जाएगी। उसके पास पावर नहीं है भाई उतना, वो उतनी चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? आया ना? Yes, sir. तो सब चीजें ले दे करके इन्होंने एक पर्टिकुलर टीम मेंबर को ही लेकर के ये सब चीजें, फैक्टर्स लिखे कि भैया ये टीम मेंबर है कौन, कितने टाइम से टीम पे काम कर रहा है, कितने टाइम से ये जानता है उन लोगों को, इसके काम को हम लोग कैसे डायरेक्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, और ये जो टीम मेंबर है ये कितनी एबिलिटी रखता है ऑडिट के आउटकम को इन्फ्लुएंस करने की। आ गया भाई समझ में? यहाँ पे क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा वेदर दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी, अब अगर इन रिलेशन टू दी ऑडिट क्लाइंट, अब अगर ऑडिट क्लाइंट के रिलेशन में बात करें तो हमें ये देखना है कि भी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हैज चेंज। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या होती है, चीजें शुरू में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती हैं, जैसे जैसे आप उसके साथ काम करने जाओगे वो चीजें आपको आसान लगनी है। ऐसा होता है भाई, कोई चीज आप फर्स्ट फर्स्ट टाइम पे देखोगे तो कॉम्प्लेक्स लगेगी, फिर जब हम उस पे काम करना चालू करते हैं तो आसान लगने लग जाती है। ये होता है नहीं होता हमारे साथ? Yes, sir. है ना, बचपन से आपने ये चीज फील करी होगी कि यार मेरे सीनियर जो पढ़ रहे हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट है, और जब हम उनकी क्लास में आते हैं तो फर्स्ट डे तो ऐसा लगता है भगवान कैसे होगा, लेकिन जैसे वो क्लास खत्म हो जाती है, एंड आता है, तो लगता है अरे यार सिंपल ही था, इतना कुछ नहीं होता है ऐसा। हाँ है ना? Yes. दिस इज, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कोई मैटर कॉम्प्लेक्स है, आप उसको देख रहे हो बहुत टाइम से ना, हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अब अगर आप उसको बहुत टाइम से देख रहे हैं तो इट विल बिकम सिंपल फॉर यू। ग्रेजुअली हो सकता है कि उसमें कोई चेंज हमने कर दिया हो, तो फिर वो चीज वापस से कॉम्प्लेक्स हो जाएगी नहीं हो जाएगी अगर उसमें चेंज कर दोगे तो? यस और नो? Yes. सो अब इन्होंने ऑडिट काइंड के रिलेशन में क्या किया कि फर्म को ये कंसीडर करना चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट है, क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में कोई चेंज आया है, क्या क्या वो फिर से कॉम्प्लेक्स बन गया? जो चीज आज तक मैं जिस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुका था, जो चीज मेरे लिए आसान बन गई थी, अब क्या मेरे क्लाइंट के बिजनेस में वापस से किसी तरीके का चेंज आया जिससे सब्जेक्ट मैटर, नाउ द कॉम्प्लेक्सिटी, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हैज चेंज, ये आपको यहाँ पे कंसीडर करने के लिए बोला है। समझ आई भाई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes.
ठीक है, इसके अलावा आपको ये देखना है कि क्या क्लाइंट की मैनेजमेंट टीम में कोई चेंज आया है, क्या क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चरल चेंजेस, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें कोई बदलाव आए हैं क्या। चलिए आ गया भाई समझ में, आप ये क्लियर है, यस और नो। Yes. ठीक है, अब ऐसे केस में आप करेंगे क्या, से फॉर एग्जांपल अगर आपको ये लगता है थ्रेट है, कोई टीम मेंबर आपका बहुत टाइम से काम कर रहा है, आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो और एक अच्छा लॉन्ग एसोसिएशन मेरी क्रिएट हो गई है, सो नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डू, हमें हमारी टीम मेंबर्स को जो है वो पीरियोडिकल रोटेट करना चाहिए, है ना। अब अगर ए बी और सी 3 साल काम कर चुके हैं तो ए बी सी को हटा करके ई एफ जी नए आप टीम मेंबर्स लेकर के आइए, आपकी जो टीम है उसको हमेशा के लिए एक जैसी स्टैटिक मत कर दिए, उसको टाइम टू टाइम बदलते रहिए रोटेशन की। आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो। Yes. तो टीम बदलनी है, काम बदलना है ना। टीम में 3 जने, ए कुछ काम कर रहा था, बी कुछ काम कर रहा था, सी कुछ काम कर रहा था, आपने काम डिस्ट्रीब्यूट किया था। आप एक टाइम के बाद तीनों के काम बदल लो, सी को बोलो भाई अब आज तक जो ए काम कर रहा था वो आप करेंगे, ए को बोलो तुम जो सी कर रहा था वो करेगा, या फिर बी की जगह पे, इस तरीके से तीनों के बीच में काम को क्या कर दीजिए, शफल कर दीजिए। आपने स्कूल में भी ये चीज सीखी होगी, है ना, जब हम 8 क्लास में आ जाते हैं, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जब मैं 8 में था तो मैं बचपन से उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ 8 तक पढ़ रहा था, तो बहुत अच्छे से हम लोगों की फ्रेंडशिप थी। लेकिन 9th में आते ही पता चला, क्योंकि अब स्कूल वाले चाहते थे कि बच्चे थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करें और दोस्ती से ऊपर उठ जाएं, तो उन्होंने 3 सेक्शन शफल कर दिया। आपके भी स्कूल में हुआ शफल? Yes, sir. कर देते हैं, क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या होता है, पर्पस क्या होता है, कि भाई जो जो ग्रुप्स बन गए हैं, जो बॉन्डिंग क्रिएट हो गई है वो खत्म हो यहाँ पे, और फिर से बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देने लग जाए, है ना, ग्रुपिज्म को खत्म करना है, ये सब चीजें होता है नहीं होता, यस और नो, Yes, sir. ऐसा। सर। तो सिमिलरली हम ये चाहते हैं कि आप टीम को टाइमली रोटेट करें, और टीम में जो पर्सन जो काम कर रहा है उसको आप चेंज करें टाइम टू टाइम। इसके अलावा आप एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट कीजिए जो ऑडिट टीम का मेंबर नहीं हो, जो ऑडिट टीम ने जो काम किया उस काम को जो वो रिव्यू करेगी, कि एप्रोप्रिएट रिव्यूअर आपको अपॉइंट करना है। इसके अलावा आप एक्सटर्नल क्वालिटी रिव्यूज करा सकते हैं, मतलब रिव्यू बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑडिट फर्म, उसको बुला करके भी आप एक्सटर्नल रिव्यू करा सकते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. लेकिन सी नाउ देर आर सम मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन इफ क्लाइंट इज अ लिस्टेड क्लाइंट। ठीक है, ये सब चीजें तो नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए हो गई, लेकिन अगर क्लाइंट लिस्टेड है तो वी आर गिविंग अ स्पेसिफाइड टाइमलाइन जिसके बाद कोई भी ऑडिट फर्म कंटिन्यूसली ऑडिट नहीं कर सकती। द एंगेजमेंट पार्टनर EQR or other key audit partner must not act for a period more than 7 cumulative years। 7 years आपने एक साथ काम किया हो, आपने रुक रुक के काम किया हो, अगर आप 7 साल काम कर चुके हो, 7 years क्यूमुलेटिव ईयर, कंटिन्यूसली अगर आप 7 years काम कर चुके हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है उस क्लाइंट के लिए काम करना। उसके बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा, जनरली 5 साल का रहता है। तो जैसे अगर मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने 7 years अपने क्लाइंट के साथ कंप्लीट कर लिए, क्लाइंट लिस्टेड है, तो वो 8 year उसकी ऑडिट नहीं करेगा। 7 साल बाद हम ब्रेक लगा देंगे, उसके बाद आपका कूलिंग ऑफ पीरियड चालू होगा जो जनरली 5 साल का होता है, और उन 5 साल के बाद ही आप वापस से उसका काम कर सकते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। Yes. तो मिला करके 7 साल काम कर सकते हो, उसके बाद 5 years का आपका कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा। ये एंगेजमेंट पार्टनर के लिए जो ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। EQR दैट इज एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर, वो का 3 years होता है, की ऑडिट पार्टनर्स का 2 साल होता है। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ तक, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, अपने लिए मेजर इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट पार्टनर ये 5 साल जो है वो देखना है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कूलिंग ऑफ पीरियड में ना तो, अब अगर आप कूलिंग ऑफ पीरियड आपका चल रहा है तो आप अपने क्लाइंट से दूर हो जाओ। फिर ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैं ऑडिट तो नहीं कर रहा लेकिन मैं एंगेजमेंट टीम का मेंबर हूं, आप उस टीम के मेंबर में भी नहीं रहेंगे। ना ही एंगेजमेंट टीम को ना ही क्लाइंट को किसी तरह का कोई कंसल्ट करेंगे,
ठीक है, ना ही किसी तरह की कोई दूसरी प्रोफेशनल सर्विस आप ऑडिट क्लाइंट को देंगे। बी रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइड अदर प्रोफेशनल सर्विसेज, तो किसी दूसरी तरह की प्रोफेशनल सर्विस भी आप उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? yes sir, इवन मतलब ये भी मना कर दिया कि आप ऐसा भी कोई काम नहीं करेंगे जिसमें वहां पे सीनियर मैनेजमेंट के लोगों से आपका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बात हो रही हो, ऐसा कोई आप काम नहीं करेंगे। 5 साल मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस आपको लेना है। ठीक है, क्लाइंट जाए भाड़ में, अब मैं 5 साल आपके लिए काम नहीं कर सकता, तो आप जाओ, जो आपका काम कर रहा है वो जाने, मैं एंगेजमेंट पार्टनर नहीं हूं, मतलब नहीं हूं। चलिए आ गया समझ में यहाँ पे? यस और नो? yes sir, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में नॉट द एंगेजमेंट पार्टनर बट की ऑडिट पार्टनर को परमिट किया जा सकता है 1 साल का एक्सटेंशन, अगर ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अदरवाइज ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। If an audit becomes public interest entity, the length of time served as a key order partner before the client became a public interest entities taken into। now see इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएगा। आपसे मैंने बोला कि ए बी एंड सी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, एंड मिस्टर ए जो है वो उनके लिए काम कर चुके हैं एज ऑडिटर फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। Now the ABC Private Limited has converted itself into a public limited company. It becomes a public interest entity. Now Mr. A तो अब ऑडिटर है, वो तो कहेंगे भैया कंपनी की तो बड़ी हुई है, ग्रोथ हुई है, तो मैं क्यों एज ऑडिटर शुरू कर लो, ठीक है। तो मिस्टर ए कैन कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द एबीसी लिमिटेड फॉर द पीरियड ऑफ अप टू हाउ मेनी इयर्स। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे काम? 7 years, है ना? 7 years कर yes, सकते हैं इफ दिस कंपनी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है। सुनो, कोई भी एंगेजमेंट पार्टनर 7 years तक काम कर सकता है, हाँ या ना? yes sir, Yes, sir. Now this public limited company was previously a private limited company and Mr. A already have audited this company for the 4 years। तो अब रिमेनिंग पीरियड बचा कितना है इनके पास? 3 साल और बचे हैं यहाँ पे। यस और नो? ये तीन yes sir, साल आप ये 3 साल आप और ऑडिट करोगे। तो इवन अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में आप पहले ऑडिटर थे, ऐसा नहीं है कि अभी बनी है ना पब्लिक तो अभी तो चलो मैं 7 years कर दूं, ऐसा नहीं है। अगर प्रीवियसली आपने उसमें काम किया है तो उस काम को हम लोग 7 years में क्यूमुलेशन करेंगे। आ गया समझ में बात? ठीक है भाई यहाँ तक? यस और नो? yes sir, ठीक है। इफ अ की ऑडिट पार्टनर वाज अ की ऑडिट पार्टनर देन एंड ऑन दैट एंगेजमेंट अ डिफरेंट फर्म, द लेंथ ऑफ टाइम सर्व एट द पीरियड प्रायर फर्म शुड बी टेकन। अब मिस्टर ए बहुत शाणे हैं, मिस्टर ए पहले थे, एक सेकेंड ना, मिस्टर ए वॉज की ऑडिट पार्टनर इन एक्स वाई जेड पार्टनर्स, जो कि प्रीवियसली ऑडिटर थी। मिस्टर ए रिजाइंड फ्रॉम दी एक्स वाई जेड पार्टनर, 4 साल से ऑडिट कर ली इनके साथ। अब 4 साल बाद जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, मिस्टर ए ने एक्स जेड वाई से रिटायर कर दिया एंड कम्स इनटू अ डिफरेंट पार्टनरशिप विद ओ बी जेड, एक दूसरी फर्म में आके पार्टनर बन गए यहाँ पे मिस्टर ए। नाउ अब क्या मिस्टर ए फिर से 7 years की ऑडिट कर सकते हैं क्या इनकी? यस और नो? अब तो आप यहाँ आ गए हो, तो इन्होंने बोला कि भाई अब ये बोल रहे हैं सर सिनेरियो चेंज हो गया, सर्कमस्टांस चेंज हो गया, पहले मैं दूसरी फर्म में था, अब मैं दूसरी फर्म। हमने बोला कोई बात नहीं, आप चाहे पहले दूसरी फर्म में थे, अब चाहे आप दूसरी फर्म में हो, लेकिन जिस फर्म में आप पहले थे उनके साथ आप ऑलरेडी 4 साल ऑडिट कर चुके हो, तो हम इवन इस फर्म को, क्योंकि अब आप आ गए हो इसके अंदर, हम इसे भी 3 साल से ज्यादा अलाउड नहीं करेंगे। आ गया भाई समझ में? आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली शाणे मत बनो, नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे, 7 साल से आप ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में काम नहीं करेंगे। क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? yes sir, So if a key audit partner was a key audit partner on that engagement at a different firm, the length of time served at the prior firm
शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, तो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अदरवाइज R5540 ये हमको थोड़ा सा एक एक्सेप्शन दे रहा है, ये थोड़ा सा हमको रिलीफ दे रहा है। ये कह रहा है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी जो है वो ऑडिट फर्म को एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर सकती है पार्टनर रोटेशन से, अगर फर्म के पास सफिशिएंट लोग नहीं है, मतलब सफिशिएंट लोग जिनके पास नेसेसरी नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए पार्टनर रोटेशन के लिए नहीं है। तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी आपको क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। अल्टीमेटली देन इट विल बी डिपेंड अपॉन दी कंट्री में रेगुलेटरी बॉडी है कौन, और वो करेगी नहीं करेगी, वो सब बात है आगे। चलिए, क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? लेट्स सी द एग्जांपल हियर। समझ में आया भाई, आया ना? Yes, sir. नाउ here is the auditor Martin served as an audit engagement partner for Matitius company, a listed entity, for 5 years before taking a career break of 2 years. कितने साल काम किया है इसने? 5 साल, है ना? 5 साल काम कर लिया इसने एज ऑडिटर कंपनी में। Yes, sir. ठीक है, फिर कह रहा है 2 इयर्स का ब्रेक लेने चला गया, 2 साल का ब्रेक लेके। On return to the audit firm, Martin is assigned an audit engagement partner to the Martitius company again. चलो वापस से आ गया। As the minimum cooling off period has not passed, Martin can only serve। अभी कितने साल और काम कर सकता है? वैसे ही कर तो सकता है, नहीं कर सकता? हाँ या ना? कर सकते Yes, कर तो सकता है, लेकिन कितने टाइम के लिए कर सकता है मैक्सिमम अभी? 2 years. चाहे ये 2 साल का ब्रेक लेकर के क्यों नहीं आ गया हो, ठीक है, अगर ये 5 इयर्स का ब्रेक यहीं ले ले तो हम इसको वापस से 7 इयर्स दे सकते हैं, लेकिन 5 साल का ब्रेक नहीं लिया ना इसने। इसने तो सिर्फ 2 साल का ही ब्रेक लिया है 5 साल के बाद। तो मैक्सिमम इसको हम लोग ये मेडिशियस कंपनी की 2 इयर्स की ऑडिट देख सकते हैं, फिर इसको जाकर के 5 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा। आया समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. A cooling off period of 5 years must pass before Martin can involved again in the audit of the Matitius company. चलिए, आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, yes or no? Yes, sir. Now Sam has been audit engagement partner of Framboise company for 3 years. अब Sam 3 साल के लिए लगा। When the company become listed, Sam can remain। अभी कितने साल रह सकता है भाई ये इस कंपनी में? ऑलरेडी 3 साल पार्टनर रहा हुआ है। अब ये कंपनी कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर? पब्लिक लिस्टेड एंटिटी में। कितने साल और कर सकता है? 4 years. 4 इयर्स और ऑडिट कर सकता है, इक्वल टू 7 इयर्स। फिर इसको यहाँ पे कंपलसरी 5 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा। आ गया समझ में भाई प्रोविजन यहाँ पे अच्छे से, यस और नो? Yes, sir. सबको आ गया भाई, सिमरन, वैदिक, बाकी? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सी, तो एक हमने पढ़ लिया लॉन्ग एसोसिएशन, ठीक है। तो लंबे समय से आप अपने क्लाइंट के साथ ज्यादा काम नहीं कर सकते, कर रहे हो, सेफगार्ड्स अप्लाई होंगे तो उससे अगर थ्रेट आपका कम होता है, एट एन एक्सेप्टेबल लेवल तक आता है तो करेंगे, नहीं आता तो नहीं करेंगे। और पब्लिक लिस्टेड एंटिटी के लिए तो क्लियर प्रोविजंस है हमारे पास जो अप्लाई करने हैं। चलिए, अब आ जाते हैं फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप पे। अब सेल्फ फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप आते हैं, फैमिलिटी थ्रेट प्राइमरी क्रिएट हो रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है, इंटिमिडेशन भी, मोस्टली तीनों तरह के थ्रेट क्रिएट होते हैं। ठीक है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट भी है, आप डरते भी हैं क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं वो लोग, ये सब चीजें आ जाती है ना। मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम एज अ फैमिली, और आपके एंगेजमेंट टीम का अगर कोई मेंबर है उसका कोई फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ में, या क्लाइंट के यहाँ पर किसी एम्प्लॉय के साथ में। नाउ सी, एक इंपॉर्टेंट टर्म, ये जो वर्ड है ना ये यहाँ पे समझ लो। देखो, जरूरी नहीं है कंपनी सामने वाली बहुत बड़ी हो सकती है, क्लाइंट आपका, उसके यहाँ पे हजारों एम्प्लॉयज हो सकते हैं। अब अगर ऑडिटर का कोई पर्सन, कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार उस कंपनी में नौकरी करता है तो इसका मतलब वो थ्रेट नहीं हो गया है। देखना क्या पड़ेगा कि वो जो पर्सन काम कर रहा है वो किस पोजीशन पे काम कर रहा है। यार अगर वो किसी छोटी मोटी पोजीशन पे, क्लैरिकल पोजीशन पे काम कर रहा है, या ऐसी पोजीशन उसकी है ही नहीं
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर किसी तरह का इम्पैक्ट वो क्रिएट कर सके। तो ऐसे रिश्तेदारी से फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? ही बताओ, हाँ या ना? No, sir. अब कंपनीज में बी बिगर इन साइज लाइक अ मैमथ, है ना? वो तो छोटा ही बोल दिया, रिलायंस बोल लेते, लाइक रिलायंस जो अपने बच्चों की शादी में 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर दे, है ना? पता है तुमको 8,000 रुपए करोड़ रुपए तो अभी तक वो खर्च कर चुके होंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. है ना? दैट इज दैट अमाउंट दैट इज इन पब्लिक, है ना? तो ये तो जो पब्लिक में आया अमाउंट, जो पब्लिक में आया नहीं है वो कितना ही होगा? मतलब मुझे लगता है और 4-5 हजार करोड़ रुपए ज्यादा होगा। तो चलो 10,000 करोड़ रुपए तो शायद वो अभी अपने बच्चों की शादी में खर्च कर चुके होंगे, ठीक है? तो कितने एम्प्लॉयज होंगे उनके? अब अगर उनके ऑडिटर की टीम में किसी मेंबर का कोई रिश्तेदार रिलायंस में काम करता भी है, जो कि छोटी मोटी पोजीशन पे ही है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो फर्क पड़ेगा उससे? एक बात बताओ। नो सर। No, sir. क्योंकि वो उस पोजीशन में नहीं है कि रिलायंस जितनी बड़ी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट कर दे। वो कंपनी का सीईओ नहीं है, वो बोर्ड मेंबर नहीं है, वो सीनियर मैनेजमेंट में नहीं है, ठीक है? तो यही चीज देखने की अल्टीमेटली समझने वाली बात है। रिलेशनशिप हो सकता है लेकिन किसी ऐसे पर्सन के साथ नहीं होना चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता हो, ठीक है? या फिर जो भी आपका मैटर ऑफ एंगेजमेंट है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रखता हो। अदर देन रिलेशनशिप भी चलेगा, सब चीजें चलेगी। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. तो पहली चीज तो ये देख लो कि भाई वो हमारा रिश्तेदार करता क्या है, मेरी टीम में जो मेंबर है उसका रिश्तेदार करता क्या है क्लाइंट की कंपनी में। और फिर ये देखो कि वो कुछ भी करता हो, जो मेरी टीम में मेंबर है वो क्या करता है, ठीक है? अब अगर मेरी टीम में कोई मेंबर है भी सही, और वो इतना खुद इट सेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्टर विच शुड बी कंसीडर्ड व्हेन इवैल्यूएटिंग द थ्रेड इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑडिट टीम, रोल ऑफ द मेंबर और अदर इंडिविजुअल विद इन द क्लाइंट एंड द क्लोजनेस ऑफ द, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। हमारी टीम में उस इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है? फैमिली मेंबर या फिर जो भी इंडिविजुअल है वो क्लाइंट के यहाँ पे क्या करता है, और आपस में उन दोनों का कितना क्लोज रिलेशनशिप है। ये तीन चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। आ गया समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. अब अगर ऐसा है कि भाई वाकई ये थ्रेड है, इमीडिएट जो फैमिली मेंबर है, अगर मेरी टीम में कोई ऐसा मेंबर है ऑडिट टीम में, उसका फैमिली मेंबर कंपनी का डायरेक्टर ही है, या फिर एक ऐसी पोजीशन पे है जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सके, तो ऐसे टीम मेंबर्स को इंस्टेंटली टीम से रिमूव कर देना चाहिए। आ गया समझ में यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे बात? Yes, sir. ठीक है, रिमूव कर देना चाहिए। और स्ट्रक्चर द एंगेजमेंट टीम सो दैट द इंडिविजुअल डज नॉट डील विद द मैटर्स। अब जो भी हमारा टीम मेंबर है, अगर आप उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हो तो काम उसका इस तरीके से करो कि ये जो चीज ऑडिट करेगा वो सब्जेक्ट मैटर इसके रिश्तेदार से डील नहीं करना चाहिए। मतलब इसका रिश्तेदार जो काम देखता है ना वहां पर, वो काम ये ऑडिट नहीं करेगा। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? इस तरीके से आपको काम का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। आया समझ में? क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. अ फर्म शुड हैव पॉलिसीज, बाकी आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए खुद की, टू प्रोवाइड गाइडेंस व्हेन अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द फर्म विद द फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप विद समवन एट द क्लाइंट। एक इन्होंने यहाँ पे पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने की बात की है, वो ऑडिट फर्म के लिए बात करी है ना, तो आपकी एज ए फर्म है तो आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बताओ कि भाई हम करेंगे क्या, ठीक है? एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ मनन? नहीं नहीं, हाँ कितनी बजे चलना है बताओ ना सुबह। नहीं नहीं, मैं तो बता बता दूंगा। वहां पे क्या रहता है वो पूछ रहा था मैं तो। 6:30 बजे? अभी तो गर्मियों का टाइम है, मॉर्निंग 6-6:30 बजे हो ही जाती है। ठीक है, मुझे वहां जाके लोकेशन भेज दोगे तुम? हाँ, या तो लोकेशन भेज दो, मैं तुम्हें मॉर्निंग में ही मिलता हूँ, ठीक है? वो भी आएगी खेलने? आ जाएगी तो बुला लो, मेरी क्या दिक्कत है।
हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं कह रहा था यहाँ पे, क्या कह रहा था मैं यहाँ पे, अ फर्म शुड, तो ये आपको बोल रहे हैं कि फर्म को पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने चाहिए इस तरीके के लिए ना, whether someone at the client who is able to exist even when the individual is not a member of the engagement। तो आपको अपनी फर्म में ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सेट करने चाहिए जो आपको गाइडेंस देंगे कि भाई कल को अगर ऐसा हो गया कि हमारी टीम में से किसी का रिश्तेदार क्लाइंट यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, और ऐसी पोजीशन पे है जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम करेंगे क्या। तो गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए आपके पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होंगे, क्या होने चाहिए वो नहीं बोल रहा, होने चाहिए, बस इतनी सी बात है। क्लियर है, समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. The firm should structure the individual responsibility to reduce any potential influence। इसके अलावा ये बात जैसे ऊपर इन्होंने बताई थी कि अब वो अगर है तो या तो उसको निकालो या इस तरीके से काम डिस्ट्रीब्यूट करो कि भाई वो यहाँ पे उसका काम ऑडिट नहीं करे अपने रिश्तेदार का। एंड एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, इसके अलावा एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करके उसके काम को वापस रिव्यू कराना चाहिए। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. No doubts. कोई डाउट नहीं है, शोभ, सिमरन, वैदिक। No doubts. चलिए, No, sir. घर पे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे? बताएगा ही नहीं कोई मुझे ये सब पढ़ कर रहे रहे हैं हो। sir, पढ़ रहे हैं। कर रहे हो शोभ, वैदिक? एक्चुअली मैं मेरे होम टाउन आया हूँ तो अभी एक दो दिन से नहीं अरे तो ज्यादा नहीं, आधा घंटे का टाइम तो निकालो भी रिवीजन करने के लिए। सिमरन, Yes, sir. आधे घंटे का टाइम निकालो, जो मैंने पढ़ाया है वो आप रिवाइज करने में आधे घंटे से ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। रूटीन में आदत डालोगे पढ़ने की, फिर ये याद रहेंगी नहीं तुमको चीजें, मैं बता रहा हूँ। ऑडिट में सब चीजें याद ही होनी चाहिए अल्टीमेटली, तभी आंसर दे पाओगे। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा फिर तुम लोग सोचोगे सर ये आई कहाँ से चीज, ये कहाँ से लिखे इसका आंसर। ऑडिट में कुछ भी नहीं है, जितने अच्छे से समझ लोगे उतना इजीली याद हो जाएगा, और याद करे बिना कुछ होगा नहीं। क्लियर बात है। तो घर पे हाफ एन आवर का टाइम निकालो और उसको रिवाइज करो। चलिए ठीक है, इसको आगे कल कंटिन्यू करते हैं ना। Yes, sir. Thank you, Yes, sir. sir. चलिए, बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Bye. बाय।